अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बीएसएन, क्या हाल चाल है तुम लोगों के? सब ठीक हो? सब मेरी आवाज आ रही है सबको? देयर आर ओनली 12 स्टूडेंट्स आई थिंक ऑनलाइन। जी, आवाज आ रही है सबको? ओके ओके। आज इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे और होपफुली वी विल फिनिश द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, द रिमेनिंग टॉपिक्स, urea cycle, and also the diseases which are related with the enzymatic deficiency of the protein metabolism. So these are the things we will do tomorrow. ठीक है जी, सबको आवाज आ रही है तो ठीक है। जैसे ही अपलोड होता है तो वी विल स्टार्ट। इसके अलावा जो प्रीवियस हमारा कल का लेक्चर था उसमें तुम लोगों ने कुछ स्टडी किया है, कुछ रीड आउट किया है उसमें, ताकि फीडबैक तुम लोग का जो है ना वो साथ साथ मिलता रहे। एंड नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने अपनी तैयारी के लिए भी पढ़ना है, ठीक है? तो कल का लेक्चर किस किस ने देखा है जाके, या बस फिनिश और उसके बाद आ जा दोबारा ऑनलाइन हो गए हो? व्हाट अबाउट द यस्टरडे लेक्चर? गुड, जिन्होंने किया है गुड, क्योंकि इसमें भी तुम लोगों का ही फायदा है भाई। जो भी तैयारी कर रहा है उसका फायदा है। दैट्स ग्रेट निदा, अक्सा, सादिया, दैट्स ग्रेट। जिन लोगों ने जो है ना वो तैयारी की है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। अब जैसे ही हमारा लेक्चर होता है ना अपलोड, तो वी विल रिज्यूम प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, क्योंकि आज मैंने कहा हम इसी को कल असल में स्टडी कर रहे थे, तो आज मैंने कहा हम इसी को जो है ना वो कंटिन्यू करते हैं, ताकि जैसे ही ये खत्म हो तो फिर नेक्स्ट कुछ स्टार्ट करें ना। क्योंकि कल वाली चीजें तो याद रहेंगी तुम लोगों को आज, लेकिन जो आपकी आफ्टर अ वीक जो हमारी अगर क्लास हो तो फिर वो पिछला सारा तकरीबन जो लिंक्ड कर रहा हो ना वो भूल जाता है। तो क्योंकि रिएक्शन से कल हमने जो किया, ट्रांसमाइनेशन, ट्रांसपेप्टाइडेशन, और इनसे सारा लिंक्ड है नेक्स्ट हमारा, तो दैट्स व्हाई आई बिलीव कि हम जो है ना उसको करें स्टार्ट। आज ही हम उसको कर लें, दैट्स व्हाई आई बिलीव। होता है तो वी विल डू दिस। और फर्दर भी अगर तुम लोग के कोई क्वेश्चन हो ना तो तुम लोग कल के लेक्चर से तुम लोग इजीली जो है वो पूछ सकते हो मेरे से। जस्ट 1 मिनट वेट, और जैसे ही हमारा होता है तो हम कंटिन्यू करते हैं इसको।
Just a moment. आप सिर्फ वेट करो 5 मिनट, तो मैं जो है ना इसको लेक्चर को आज खुद ही मेरे ख्याल में मैंने अपलोड करना है, आज कॉलेज नहीं कर रहा। तो जस्ट वेट। तो मैं इससे ना अपलोड कर लूँ, तो बाकी स्टूडेंट्स भी जो है ना वो हो जाते हैं ऑनलाइन।
आवाज आ रही है बेटे, बेटे ले आओ ना अपना कप। जी स्टूडेंट्स अब इधर ही है ना, बस मैं अपलोड कर रही हूँ लेक्चर, जस्ट वेट। लिजा, लिजा ले लो। जस्ट वेट, आई एम अपलोडिंग।
जी BSN सब हो गए ऑनलाइन। मैं इधर ही थी एक्चुअली। आज ये था कि मैम ज़ुबैदा लीव पे थी, छुट्टी पे थी। तो ये जो अपलोड वगैरह होता है ना, ये एक लिंक उन्होंने हमें ही भेज दिया कि आप इस तरह से अपलोड कर सकते हो अगर वो छुट्टी पे हो तो। बेसिकली शी वाज गाइडिंग मी कि अब कैसे अपलोड करना है लेक्चर, क्योंकि पहले वो लोग वहां से करते होते थे कॉलेज, हम उनको दे देते थे लेक्चर, वो अपलोड करते थे। ठीक है, तो आज ये था कि हम लोग खुद ही कर रहे थे, तो वो दैट वाज द लाइक फर्स्ट टाइम। तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। फिर तुम्हें पता दोनों लिंक एक टाइम चल रहे हो ये वेबिनार वगैरह के, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। अलीजा जरा बंद करो, इंटरनेट जरा बंद करो बेटे, मेरा लैपटॉप हो रहा है। So I hope within 5 minutes it will be uploaded. अलीजा जरा बंद करो, मेरा अपलोड हो रहा है बेटे, जरा बंद करो। जो इसका चार्जर भी ले आओ अंदर से, मोबाइल का चार्जर है। इसलिए गया ना, ले आओ। मुझे क्या इतना गंदा क्या टीवी नहीं बंद हो रहा, मैंने टीवी का स्विच भी उतार लिया, पीछे से ही बंद कर दिया, और मुझे ना उसका बटन उससे बंद करने का हो रहा ही नहीं। मुझे लगा कि मेरे पीछे आगे मेरे पिल्लो ले रहा है। जाओ आप इसके चार्जर ले आओ। थैंक यू जी। फाइनली हमारी प्रेजेंटेशन आज अपलोड हो गई। अच्छा, दिस इज इजी थिंग, खुद भी मैं कर सकती हूँ आज। चलो तो जी अब फाइनली हम मूव करते हैं जी प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की तरफ ना। कहाँ से हमने कल जो है ना वो वी हैव लेफ्ट विद, ये तो हमने कर लिया था मेरे ख्याल में, कैटीन वगैरह हमने कर लिया था, कैथेकोलोमाइंस कर लिया था। जो रह गया था ना आज हम वो करेंगे, क्लिनिकल नोट्स वाला मेरे ख्याल में रह गया था। कैथेकोलामाइंस जो हैं जी, दे इंक्लूड डोपामीन, एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन। ठीक है, ये हम वी हैव डन आई थिंक यस्टरडे। जो डिग्रेडेशन वाली कहानी है ना, ये हम नहीं कर रहे। ठीक है, क्लिनिकल नोट्स पे हम आ जाते हैं। फियोक्रोमेटोसाइटोमा जो है, इट इज अ रेयर कैथेकोलामाइन सिक्रेटिंग ट्यूमर ऑफ एड्रीनल मेडुला, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। इट इज क्लासिकली एसोसिएटेड विद द 3 सिंड्रोम्स जिनके नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, और साइन एंड सिम्टम्स आर गिवन, जो कि मेरे ख्याल में मेरे इतने क्लियर नहीं है, तुम लोग की बुक में शायद तुम लोग को नजर आ जाए ना, बट हियर दैट इज नॉट क्लियर। बट क्लिनिकल नोट्स में हल्का सा बस ये पता होना चाहिए डिजीज जो है वो किस की वजह से हो रही है। तो ये बेसिकली जो आपके एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन जो है ना, जिस ऑर्गन से सिक्रीट होते हैं, एड्रीनल मेड्यूला से सिक्रीट होते हैं ना बेसिकली। तो अगर एड्रीनल मेड्यूला का ट्यूमर हो जाए तो उसकी वजह से बेसिकली ये डिजीज हो रही है। ये इतनी खास वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है ये डिजीज, लेकिन ये बहरहाल मुझे तो यहाँ से विजिबल भी नहीं है ना। Another thing is melanin, which is synthesized by the amino acid tyrosine.
और सिंथेसिस इसकी कैटेलाइज कर रही है बाय द एंजाइम टायरोनेज, फाउंड एज अ नंबर of cases including eye hair and number of tissues including eye hair and skin, and the cells which synthesize melanin, जो cells इसको synthesize करते हैं उनको हम melanocytes कहते हैं. Melanin protects the underlying cells from the harmful effects of sunlight. जाहिर है ये जो पिगमेंट है हमारा, ये हमें जो है ना सनलाइट के जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उससे भी ये बेसिकली प्रोटेक्ट करता है. मेजर जो हमारे मेटाबॉलिज्म का साइकिल है विच वी आर गोइंग टू फोकस टुडे, दैट इज द बेसिकली यूरिया साइकिल. यूरिया साइकिल is quite important with respect to the protein metabolism, क्योंकि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का जो है ना ये सिर्फ एक ही साइकिल है. एंड रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और है क्या बेसिकली यूरिया साइकिल? क्यों हम वी ऑल नो दैट द एंड प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटीन इज अमोनिया. प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का जो एंड प्रोडक्ट है दैट इज अमोनिया. बट अमोनिया इज अ वेरी टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट. ठीक है, एक चीज. दूसरा, ये वाटर इनसॉल्युबल होती है अमोनिया. ठीक है. और तीसरा ये कि अमोनिया कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड इट कैन, if it is present in high concentration, it can lead towards the coma situation. तो जो अमोनिया है वो बहुत टॉक्सिक है, वाटर इनसॉल्युबल है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस भी कर सकती है, और अगर ये हाई कंसंट्रेशन में हो तो ये कोमा की कंडीशन भी कॉज कर देती है. तो हम बेसिकली पर्पस ये होता है बॉडी का कि अमोनिया को जो है ना वो लेस टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाए जो कि वाटर सॉल्युबल भी हो और बॉडी से इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाए. तो उसके लिए जो है ना अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू बेसिकली यूरिया. अब जो यूरिया है दैट इज लेस टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट एज कम्पेयर टू अमोनिया, एंड यूरिया इज ऑल्सो वाटर सॉल्युबल एंड मेजर डिस्पोजल फॉर्म ऑफ द अमोनिया. इसके अलावा जो आपकी किडनीज हैं वो यूरिया को रेडली एक्सक्रीट कर देती हैं बॉडी से. ठीक है. तो 90% समझ लो कि इजीली जो है यूरिया जो है दैट हैज बीन excreted out from the kidneys. And where does the urea cycle takes place in our body? urea cycle का जो process है basically ये जो है ना वो हमारे liver में basically हो रहा होता है. ठीक है. that is basically taking place in the liver. Enzymes for the first two reactions of the urea cycle are found in mitochondria. Therefore, first two reactions occur in mitochondria. ठीक है. कुछ स्टेप्स इसके माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे होते हैं और कुछ जो है ना वो साइटोप्लाज्म में हो रहे होते हैं इसके. अब इसमें जो है ना समटाइम्स ये है कि पूरा साइकिल आपको ड्रॉ करना पड़ता है और समटाइम्स ऐसा है कि सिर्फ स्टेप्स भी पूछे जाते हैं. बट आई विल एडवाइस कि अगर तुम लोगों को पाथवे जो है या जो साइकिल है वो याद है तो तुम लोग स्टेप्स को चाहे रट्टा ना लगाओ, बट थिंग इज यू कैन राइट इट ऑन योर ओन वर्ड्स. खुद भी तुम लोग जो है ना वो इससे लिख सकते हो. ओके जस्ट वेट. जी स्टूडेंट्स, तो जो यूरिया साइकिल के जो पहले दो स्टेप्स हैं ना वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे हैं और रिमेनिंग इसके जो स्टेप्स हैं ना वो साइटोसोल में हो रहे हैं. तो रिएक्शन बेसिकली दोनों जगह पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया भी और साइटोसोल में भी. ठीक है. अब हम बेसिकली इस साइकिल की ही तरफ आ रहे हैं विच इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट साइकिल of the protein metabolism, and you guys have done it in the FSC also, I believe. पहले भी तुम लोगों ने किया होगा, लेकिन हमने इसमें जो एंजाइम्स के नाम हैं बेसिकली रिएक्शंस पे जहाँ पे एटीपी बन रही है वो सारी चीजें हमने लाजमी मेमोराइज करनी है. अब सबस्ट्रेट फॉर द यूरिया साइकिल. ठीक है. जहां से स्टार्ट हो रहा है तो कोई ना कोई सबस्ट्रेट तो है ना, तो वो कहाँ से बेसिकली आ रहे हैं. फर्स्ट नाइट्रोजन ऑफ द यूरिया साइकिल इज प्रोवाइडेड बाय द फ्री अमोनिया. जो अमोनिया बना है उसका प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट, ठीक है, वो जाहिर है कि नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है. जब साइकिल पढ़ेंगे तो इट विल बी मोर क्लियर.
सेकेंड नाइट्रोजन इज प्रोवाइडेड बाय द एस्पार्टेट, सेकेंड अमाइनो जो है नाइट्रोजन वो दे रहा है, क्योंकि यूरिया का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसमें 2 नाइट्रोजन होते हैं, ठीक है। तो पहला नाइट्रोजन बेसिकली आ रहा है अमोनिया से, विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। और जो सेकंड नाइट्रोजन है दैट इज प्रोवाइडेड बाय द अमाइनो एसिड एस्पार्टेट, बिकॉज वी नो कि हर अमाइनो एसिड में एक अमाइन ग्रुप है, तो उसमें glutamate is the immediate precursor of both the ammonia. The carbon and oxygen of the urea molecule is derived from carbon dioxide. एनर्जी इस साइकिल को स्टार्ट करने के लिए चाहिए और वो है 2 मॉलिक्यूल्स ATP के। तो मेरा ख्याल है पहले हम साइकिल की तरफ जरा आ जाएं। अब साइकिल जो स्टार्ट हो रहा है वो बेसिकली हो रहा है अमोनिया NH3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उस पर लिखा भी हुआ है फर्स्ट नाइट्रोजन ऑफ यूरिया साइकिल। अमोनिया कहाँ से आया? जो प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट है बेसिकली दैट इज अमोनिया, ठीक है। तो वो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी में होता है बेसिकली वो रिएक्ट करेंगे और ये बनाएंगे कार्बोमाइल फॉस्फेट, ठीक है। तो एंजाइम इसके लिए जो है दैट इज कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज, दैट इज द बेसिकली एंजाइम for the first step of the urea cycle. Ammonia or carbon dioxide, they react with each other and they form the carbamyl phosphate. इस रिएक्शन को प्रोसीड स्टार्ट करने के लिए वी नीड द एनर्जी, और एनर्जी हमें चाहिए होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP. 2 molecules of ATP are required for this step, ठीक है। और अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रहे हैं, कार्बोमाइल फॉस्फेट बना रहे हैं। एंजाइम इस रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए जो है दैट इज कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज, ठीक है। और 2 ATP के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए। अब जो ऑर्निथीन है, ठीक है, यानी कि लास्ट वाला जो स्टेप होता है साइकिल का, ठीक है, उसमें देखो ऑर्निथीन लिखा हुआ है, ठीक है, तुम लोग सबको नजर आ रहा होगा। ऑर्निथीन और कार्बोमाइल फॉस्फेट बेसिकली जो है ना ये रिएक्ट कर रहे हैं और ये बना रहे हैं सिट्रुलिन, ठीक है। और एंजाइम का नाम हमने लाजमी इसमें याद रखना है। ऑर्निथीन और कार्बोमाइल फॉस्फेट दे आर कंबाइनिंग विद ईच अदर एंड दे आर फॉर्मिंग द बेसिकली सिट्रुलिन, ठीक है। अब यहाँ तक जो रिएक्शंस है ना ये हो रहे थे आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट जो रिएक्शन है ना कि जहाँ पे सिट्रुलिन एस्पार्टेट से कंबाइन कर रहा है, ये वाले प्रोसेस जो है ना ये साइटोसोल में होंगे, ठीक है। तो पहले 2 रिएक्शंस यानी कि कार्बोमाइल फॉस्फेट का बनना और फिर कार्बोमाइल फॉस्फेट से ऑर्निथीन और कार्बोमाइल फॉस्फेट कंबाइन विद ईच अदर एंड दे फॉर्म द सिट्रुलिन। दीस 2 steps are taking place in mitochondria and the remaining steps will occur in the cytosol. अब जी बॉडी में जो प्रेजेंट अमाइनो एसिड है एस्पार्टेट, बताया था ना कि सेकंड नाइट्रोजन एस्पार्टेट प्रोवाइड करेगा, ये MCQ में भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो एस्पार्टेट जो है और सिट्रुलिन के साथ कंबाइन करेगा एंड इट विल फॉर्म बेसिकली arginosacchinic acid, ठीक है। एस्पार्टेट एंड सिट्रुलिन कंबाइन एंड इट विल फॉर्म arginosacchinic एसिड, ठीक है। और एंजाइम का नाम जो है arginosacchinic सिंथेज वो हम याद रखेंगे। arginosacchinic एसिड जो है ये चेंज हो रहा है जी आर्जिनिन में, ठीक है। और इस स्टेप पे फ्यूमेरिक एसिड जो है वो बेसिकली रिलीज हो रहा है, ठीक है। जब arginosacchinic एसिड आर्जिनिन में चेंज होगा तो फ्यूमेरिक एसिड हैज बीन रिलीज्ड। ये फ्यूमेरिक एसिड कहाँ जाएगा? ये एंटर हो जाएगा क्रेब्स साइकिल में, जिसको हम TCA साइकिल भी कहते हैं। आर्जिनिन से कार्बन डाइऑक्साइड की लिबरेशन होगी विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम आर्जिनेज, यूरिया बनेगा और ऑर्निथिन बनेगा, ठीक है। आर्जिनिन 2 चीजें बना रही है, एक यूरिया जो हमें चाहिए, यूरिया साइकिल जो हम पा रहे हैं एंड प्रोडक्ट, ठीक है। और दूसरा क्या बन रहा है? ऑर्निथिन बन रहा है, जो कि दोबारा क्योंकि साइकिल इज कंटिन्यूस, ठीक है, साइकिल तो चलता रहेगा, जैसे ही आप प्रोटीन खाते रहोगे अमोनिया बनता रहेगा बॉडी में, तो लिवर उसको यूरिया में कन्वर्ट करता जाएगा। तो आर्जिनिन 2 चीजों में ब्रेक हो रहा है, एक तो आपको यूरिया विच इज द एंड प्रोडक्ट हमें चाहिए जो यूरिया साइकिल में, और सेकंड ऑर्निथिन विच इज अवेलेबल टू अगेन कंबाइन विद अनदर कार्बोमाइल फॉस्फेट मॉलिक्यूल एंड कंटिन्यू द साइकिल। तो ये जो है बेसिकली
आज यही तो है बेसिकली। देखो देखो एटीपी, जब यू एटीपी जो है वो यूज हो रही है तो वो ब्रेक होगी तो यूज होगी ना, एटीपी बन नहीं ना रही। एटीपी जब ब्रेक हो रही है तो वो एडिनोसिन फॉस्फेट में चलेगी, और जो फॉस्फेट था वो किधर चला गया, फॉस्फेट ग्रुप एक निकल गया ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट थी ना तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में आ गया ना। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब वो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में चेंज होती है तो डाई का मतलब क्या है, 2। तो एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल किधर गया, एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल कार्बोमाइल के साथ अटैच हो गया और उसने बनाया कार्बोमाइल फॉस्फेट। ठीक है, तो जब भी कोई चीज यूटिलाइज होती है तो वो ब्रेक होती है। ठीक है, अगर बनेगी तो फिर तो वो जो है ना यूज तो नहीं ना हो रही। तो जब अगर ब्रेक होगी तो इसका मतलब है इसकी कंजप्शन हो रही है, ठीक है, यूज हो रही है रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए बेसिकली। अच्छा मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, बेसिकली ये जो है साइकिल के सबसे पहले जो है अमोनिया और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली दे आर कंबाइनिंग एंड दे आर फॉर्मिंग बेसिकली कार्बोमाइल फॉस्फेट। ठीक है, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी में, अमोनिया भी आपकी बॉडी में मौजूद है, क्योंकि जो प्रोटीन्स आप खा रहे हो उसका एंड प्रोडक्ट जो है दैट इज बेसिकली अमोनिया। और इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए हमें जो है वो एटीपी के मॉलिक्यूल्स भी चाहिए हैं बेसिकली। ठीक है, एटीपी के मॉलिक्यूल्स भी हमें रिक्वायर्ड हैं इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए। तो 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स जो है ना वो इस रिएक्शन को प्रोसीड कर रहे हैं। इसके अलावा जो है ना वो जो 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स है ना, वो जब एटीपी का मॉलिक्यूल ब्रेक कर रहा है ना तो फॉस्फेट लिबरेट हो रहा है। ठीक है, फॉस्फेट रिलीज हो रहा है, वो जो फॉस्फेट है वो कार्बोमाइल के साथ अटैच होके कार्बोमाइल फॉस्फेट बना रहा है। इज इट क्लियर? तो एंजाइम का नाम हमने लाजमी याद रखना है। अब ये जो कार्बोमाइल फॉस्फेट है ना बेसिकली ये ऑर्निथीन के साथ मिलके, क्योंकि ये साइकिल है और इसमें डायलेमा वही वाला है कि मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया, कि अगर साइकिल अब स्टार्ट हो रहा है तो ऑर्निथीन कहाँ से आया। लेकिन बॉडी में साइकिल कब से चल रहा है, ठीक है, जैसे कि आप पैदा होते हो सारे साइकिल्स आपके चल रहे होते हैं। तो उसमें ये है कि ऑर्निथिन जो पहले से वहाँ पे मौजूद है, इसी साइकिल का एंड प्रोडक्ट वो कार्बोमाइल फॉस्फेट के साथ अटैच करेगा और वो सिट्रोलिन बना रहा है। ठीक है, इसके बाद जी आपका जो ये पहले 2 स्टेप्स है ना ये बेसिकली ये हो रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। अगले जितने भी स्टेप्स हैं ना वो होंगे आपके इसमें साइटोप्लाज्म में। तो 2 स्टेप्स जो हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे हैं। नेक्स्ट जितने भी स्टेप्स हैं वो आपके होंगे साइटोप्लाज्म में। अब ये जो सिट्रोलिन है बेसिकली ये कंबाइन कर रहा है सेकंड जो हमने बात की थी नाइट्रोजन जो आ रहा है एस्पार्टेट के साथ। ठीक है, सिट्रोलिन एंड एस्पार्टेट बेसिकली दे आर बेसिकली कंबाइनिंग विद ईच अदर। ठीक है, एंड दे आर फॉर्मिंग आर्जिनोसक्सिनिक एसिड। आर्जिनोसक्सिनिक एसिड जो है वो चेंज हो रहा है फ्यूमेरिक एसिड में, एज अ बाय प्रोडक्ट बन रहा है फ्यूमेरिक एसिड जो कि क्रैप साइकिल में एंटर हो रहा है और चेंज हो रहा है आर्जिनिन में। ठीक है, आर्जिनोसक्सिनिक एसिड चेंज हो रहा है आर्जिनिन में और फ्यूमेरिक एसिड जो है वो लिबरेट हो रहा है जो कि एंटर हो जाएगा फिर टीसीए साइकिल में। आर्जिनिन अब जो 2 चीजों में ब्रेक होगा, एक यूरिया और एक ऑर्निथिन। ठीक है, ऑर्निथिन दोबारा इस साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए, और यूरिया हमारा जो हमें चाहिए एंड प्रोडक्ट। ठीक है, जो हम चाहते थे कि अमोनिया जो है वो यूरिया में चेंज हो जाए। ठीक है, ताकि हमें एक लेस टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो मिल सके। So this is basically all about the basically urea cycle. बेटा लीजा ओपन करो।
सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिकली यूरिया साइकिल। इसमें कोई मसला? तो फिर क्या होगा? चार्ज नहीं होगा ना, इसकी पेरेंट जो क्या हुआ तो तुम क्या होगा? निकल लेगा। तो फिर दूसरे भी नहीं है, वो तरीके टेप लगा। क्या ना टेप लगा क्या? टेप नहीं जी इसमें कोई क्वेश्चन तो तुम लोग पूछ सकते हो, आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं जी। ओके गुड। अब जी स्टेप्स ऑफ यूरिया साइकिल इसमें दिए हुए हैं कि कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज रेट लिमिटिंग स्टेप है, ऑर्निथिन सिट्रोलिन बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, जो कि यूरिया साइकिल में सिट्रोलिन और ऑर्निथिन दीज आर द टू अमाइनो एसिड्स व्हिच आर पार्टिसिपेटिंग इन यूरिया साइकिल, ठीक है। पर है ना हमने के 300 से ज्यादा अमाइनो एसिड्स हैं, हम तो वो 20 ही पढ़ते हैं ना जो प्रोटीन सिंथेसिस में हिस्सा ले रहे हैं। तो ऑर्निथिन और सिट्रोलिन यूरिया साइकिल में बेसिकली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ऑर्निथिन हर साइकिल के साथ रीजनरेट हो रहा है, इन्होंने बताया, जैसे कि क्रैप साइकिल में ऑक्सैलो एसीटेट हर साइकिल के साथ रीजनरेट हो रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है ना एंजाइम इज फॉर्म्ड देयरफॉर यूरिया इज फॉर्म्ड ओनली इन लिवर, ठीक है। एंजाइम इसका क्योंकि लिवर में ही प्रेजेंट होता है आर्जिनेज, इसलिए यूरिया साइकिल सिर्फ लिवर में ही होता है, बॉडी में और किसी ऑर्गन में नहीं हो रहा होता, ठीक है। अब ये यूरिया क्या करेगा, जो यूरिया बन गया है बेसिकली इट डिफ्यूजेस आउट फ्रॉम द लिवर और ये एंटर हो जाता है किसमें, ब्लड में, और वहां से ट्रांसपोर्टेशन इसकी फिर होती है किडनीज, ठीक है, जहां से ये यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाता है। जाहिर है किडनी में जाएगा तो फिर ही इसकी एक्सक्रीशन होगी ना बॉडी से, वरना तो यूरिया भी आपकी बॉडी में पड़ा रहेगा, क्योंकि ये वेस्ट प्रोडक्ट है, इसलिए इसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना ही है, ठीक है। तो बॉडी से इसकी एक्सक्रीशन होगी थ्रू द किडनीज बेसिकली। इसके अलावा ऐसा है कि यूरिया dilutes out from the blood into the intestine and it is cleaved into carbon dioxide, ठीक है। यहाँ फिर ये है कि अगर इंटेस्टाइन में जाता है तो वहां पे बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया में चेंज हो रहा है बाय द एंजाइम यूरियाज। अमोनिया इज पार्टली लॉस्ट इन द फीसेस एंड पार्टली रीअब्सॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड। लेकिन मेजर इसका जो रूट है ना वो यही है कि यूरिया जो है ना वो लिवर से ब्लड में और फिर किडनीज में ट्रांसपोर्टेशन इसकी होती है, जहां से ये यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब रेगुलेशन कैसे हो रही है जी इसकी यूरिया साइकिल की, एन एसिटाइल ग्लूटामेट इज एन एसेंशियल एक्टिवेटर ऑफ द कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज द रेट लिमिटिंग एंजाइम। एन एसिटाइल ग्लूटामेट जो है ना कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज जो पहला एंजाइम है यूरिया साइकिल का उसका एक्टिवेटर है, ठीक है, जो कि बॉडी में प्रेजेंट होता है। concentration of N-acetyl glutamate increases after the ingestion of the protein rich meal। जाहिर है कि जितना तुम लोग प्रोटीन रिच मील लोगे, खाना प्रोटीन डाइट वाला ज्यादा खाओगे, उतना ही यूरिया ज्यादा बनेगा बॉडी में, तो अंडरस्टूड है, ठीक है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस जो है ना ये इंपॉर्टेंट है यूरिया साइकिल की। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ यूरिया साइकिल, यूरिया इज सिंथेसाइज्ड इन लिवर एंड एक्सक्रीटेड बाय द किडनीज। नॉर्मल हमें याद होने चाहिए कि ब्लड यूरिया लेवल कितना है, ठीक है। तो नॉर्मल ब्लड यूरिया लेवल है 20 से 40 मिलीग्राम, यूरिया लिवर में बन रहा है और किडनी इसको एक्सक्रीट कर रही है। नॉर्मल जो इसका ब्लड यूरिया लेवल है वो है 20 से 40। अगर यूरिया लेवल आपका 20 से कम होगा तो इसका मतलब क्या है कि लिवर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि 20 से 40 मिलीग्राम है तो इतना तो आपका आना चाहिए ना ब्लड सैंपल, अगर कभी करवाओ यूरिया चेक करवाओ तो। अगर आपका यूरिया 20 से कम आ रहा है तो इसका मतलब होगा कि लिवर जो है वो यूरिया नहीं बना रहा, यानी कि अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट नहीं कर सक रहा, कोई लिवर का डिफेक्ट है। और अगर आपका यूरिया लेवल 40 से ज्यादा है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो किडनीज हैं वो काम नहीं सही कर रही कि यूरिया को बॉडी से निकाल दें, एक्सक्रीशन करवा दें यूरिया की, ठीक है। इज इट क्लियर? दो चीजें हैं यूरिया साइकिल के साथ जो कि क्लिनिकली इसको को रिलेट कर रही हैं। वो एक चीज उसमें ये है कि नॉर्मल, पहले तो लेवल हमें पता होने चाहिए कि नॉर्मल ब्लड यूरिया लेवल है 20 to 40,
अगर यूरिया लेवल 20 से कम है तो इसका मतलब है कोई प्रॉब्लम है लिवर में, और अगर यूरिया लेवल 40 से ज्यादा है तो इसका मतलब है प्रॉब्लम है आपकी किडनीज में। ठीक है, कि यूरिया तो बना दिया है जिगर ने, लेकिन जो किडनीज हैं वो इसको अब एक्सक्रीट आउट नहीं कर रही। इन पेशेंट्स विद रीनल फेलियर प्लाज्मा यूरिया लेवल राइजेस। ऐसे लोग जिनमें एक्यूट या क्रोनिक रीनल डिजीज कोई होती है या रीनल फेलियर होता है, तो उन लोगों में यूरिया का लेवल जो है ना बढ़ जाता है, जिसको हम कहते हैं हाइपर यूरिसीमिया। प्रोमोटिंग अ ग्रेटर ट्रांसफर ऑफ यूरिया फ्रॉम द ब्लड इनटू द गट इंटेस्टाइनल। वो फिर ऐसा होता है कि बॉडी खुद ही जो है ना वो यूरिया को ब्लड से ना गट में लेके जाती है, ताकि वहां पे जो है ना यूरिएज एंजाइम इसको बेसिकली कन्वर्ट कर दे। ठीक है, तो अमोनिया बना दे। लेकिन वो फिर ये है कि अगर अमोनिया भी बन जाएगा तो फिर एक प्रॉब्लम है, हाइपर अमोनीमिया हो जाएगा ऐसे मरीजों में। ठीक है, तो हाइपर, क्योंकि अमोनिया तो हमने पहले ही यूरिया में कन्वर्ट किया है, दोबारा फिर अमोनिया बन जाएगा तो ये तो टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट है ना। तो हाइपर अमोनीमिया की वजह से जो है कि अमोनिया मैंने बताया भी है कि ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर जाता है, तो ऐसे लोगों में जो है ना फिर वो हाइपर अमोनीमिया की वजह से कोमा वगैरह भी हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो अमोनिया जो है इट कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड एंटर द ब्रेन सेल्स। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, हेपेटिक कोमा भी हो सकता है, इंसेफेलोपैथी भी हो सकती है और डेथ भी हो सकती है। तो ये टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट है। तो जो सही रूट इसका है वो यही है कि जो अमोनिया है वो यूरिया में चेंज हो, और यूरिया जो है आपकी किडनी से एक्सक्रीट होके बेसिकली बॉडी से निकल जाए। So this is about the basically urea cycle. गंदी गंद उधर नाइट्रोजन नाइट्रोजन बैलेंस। ठीक है, ये भी पढ़ लेते हैं हम। नाइट्रोजन बैलेंस क्या होता है? नाइट्रोजन बैलेंस इक्विलिब्रियम। टू डिटरमिन द नाइट्रोजन बैलेंस, द टोटल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, जितनी तुम लोग नाइट्रोजन खा रहे हो, यानी कि प्रोटीन फूड में ही है ना नाइट्रोजन, और जितनी इंजेस्शन हो रही है, यानी कि जितनी खा रहे हैं हम नाइट्रोजन, और जितनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रही है, यानी कि एलिमिनेट हो रही है फ्रॉम द बॉडी, दैट इज increased over a certain period of time under the conditions of equilibrium in the normal adults. These values are equal. Amount of nitrogen ingested each day equals the amount of nitrogen excreted. जितनी नाइट्रोजन हम खा रहे हैं और जितनी एक्सक्रीट हो रही है उसमें बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, अगर उसमें बैलेंस होगा तो इसको हम कह रहे हैं कि नाइट्रोजन बैलेंस इक्विलिब्रियम। ठीक है, यान बेटी मेरा फोन गिर जाएगा, जरा आगे करके रखो। तो देयर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन द नाइट्रोजन अमाउंट, कि जितनी हम इंजेस्ट कर रहे हैं और जितनी एक्सक्रीट हो रही है, अगर वो दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब ये है कि दिस इज पॉजिटिव, दिस इज बेसिकली नाइट्रोजन बैलेंस इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये नाइट्रोजन बैलेंस इक्विलिब्रियम है। ठीक है जी, अब है पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस। नाइट्रोजन अगर आप जितनी खा रहे हो, अगर वो ज्यादा है जितनी एलिमिनेट हो रही है, नाइट्रोजन इंजेस्शन इज मोर देन द नाइट्रोजन एलिमिनेशन, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग ग्रोथ या कन्वलेसेंस फ्रॉम द वेस्टिंग इलनेस एंड प्रेगनेंसी। ठीक है, तो अगर हम किसी भी बीमारी के बाद, जैसे हम बहुत ज्यादा प्रोटीन फूड लेने लग जाते हैं, या प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा प्रोटीन फूड ले रहे हो, तो अगर आपकी नाइट्रोजन इनटेक जो है वो ज्यादा है और नाइट्रोजन एलिमिनेशन कम है, तो इसको हम कह रहे हैं पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस। ठीक है, और अगर आपकी नाइट्रोजन एलिमिनेशन ज्यादा है, खा कम रहे हो लेकिन लिबरेट ज्यादा हो रही है, बॉडी से निकल ज्यादा रही है, ठीक है, एलिमिनेट ज्यादा हो रही है, तो इसको हम कह रहे हैं नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस। ठीक है, पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस एंड नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस। इसके बाद है जी अमोनिया मेटाबॉलिज्म। अमोनिया इज एक्सट्रीमली टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट, बार बार बता रही हूँ। ठीक है, और इसके लेवल थोड़े से भी हाई हो तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकती है, और ये वाटर इनसॉल्युबल है। ठीक है, इसके अलावा जो है जी ये ज़ाहिर लिवर में यूरिया में चेंज हो जाता है अमोनिया। अब बॉडी में जो है कि अगर हम
प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा भी ले रहे होते हैं, लेकिन फिर भी अमोनिया के लेवल्स इतने हाई नहीं हो पाते। तो इसकी वजह क्या है? कॉजेज ऑफ लो लेवल्स ऑफ अमोनिया, ठीक है, कि लो लेवल्स जो अमोनिया के हैं, इसकी वजह क्या है, रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि लिवर जो है वो फ़ौरन से अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है यूरिया में, जिसकी वजह से लेवल जो है अमोनिया के बढ़ने नहीं पाते बॉडी में। दूसरी वजह ये है कि बहुत से ऐसे टिश्यूज़ हैं, जैसे कि मसल के टिश्यूज़ हैं, मसल सेल्स हैं, वो अमाइन दे रिलीज द अमाइनो एसिड नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ ग्लूटामीन और एलानीन। जो अमाइनो एसिड जब ब्रेक होते हैं तो अमाइनो एसिड की नाइट्रोजन को वो अमोनिया की फॉर्म में रिलीज नहीं करते, बल्कि वो रिलीज करते हैं अमाइनो एसिड नाइट्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ ग्लूटामीन, ठीक है। इस वजह से भी अमोनिया के लेवल्स जो हैं कम होते हैं। मम्मी तेरे को टीवी चलता है, अब एक दिन उसका अटैच करो, मैं अटैच करूंगा। In liver, ammonia is formed from the catabolism of amino acids by the transaminases and glutamate dehydrogenase reactions. In intestine, liver में तो हम सबको पता है ना कि अमोनिया बन रहा है अमाइनो एसिड जब ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है, ट्रांसमाइनेज के रिएक्शन से। पता है ना, ट्रांसमाइनेज और डीमाइनेशन, उनसे अमोनिया लिबरेट होता है ना। और इंटेस्टाइन में क्या होता है कि अमोनिया इज फॉर्म्ड बाय द इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लूटामीन और बाय डिग्रेडेशन ऑफ यूरिया। अगर यूरिया जो है वो किडनी एक्सक्रीट आउट नहीं कर पा रही, तो मैंने बताया है ना कि दोबारा ये यूरिया में चेंज हो जाएगा इंटेस्टाइन में। एक तो रीजन ये है कि सोर्स क्या है अमोनिया का, ठीक है, कि अगर यूरिया को किडनी एक्सक्रीट नहीं कर पाई तो ये दोबारा चेंज हो जाएगा अमोनिया में, ठीक है। तो दूसरी वजह ये है कि जो हमारे कुछ ऐसे, मैंने बताया है कि मसल सेल्स या बॉडी के ऐसे टिश्यूज हैं जो कि अमाइनो एसिड नाइट्रोजन को अमोनिया की फॉर्म में रिलीज नहीं करते, बल्कि ग्लूटामीन की फॉर्म में रिलीज करते हैं, जो कि फिर इंटेस्टाइन में चली जाती है। तो ग्लूटामीन की जब बैक्टीरिया जो हमारे गट में नेचुरल हमारे जो फ्लोरा है, गट के नेचुरल बैक्टीरिया हैं, वो बेसिकली ग्लूटामीन को हाइड्रोलाइज करते हैं, तो हमें दोबारा अमोनिया मिल जाता है। और किडनीज में अमोनिया इज फाउंड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लूटामीन बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम ग्लूटामाइनेज। Most of the ammonia is excreted by the kidneys as ammonium, which is an important mechanism for the maintenance of acid base balance of the body. Kidneys में क्या होता है कि जो ग्लूटामिन कहाँ से आ रहा है, मैंने बताया कि बहुत से ऐसे टिश्यूज हैं जो कि अमोनिया नहीं बल्कि ग्लूटामिन की फॉर्म में नाइट्रोजन को रिलीज करते हैं, और फिर ये ग्लूटामिन जो है ये ग्लूटामिनेज एंजाइम की मदद से अमोनियम में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अमोनियम इंपॉर्टेंट है कि वो नाइट्रोजन, वो जो है एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करिए, और इसके अलावा टॉक्सिक भी कम है अमोनियम। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अमोनिया एंड अमोनियम, दोनों में फर्क है। ये बस थोड़े से पढ़ लेना कि अमोनिया के कॉज क्या हैं, और इसके अलावा जो है लो लेवल्स ऑफ अमोनिया का कॉज क्या है और सोर्सेज अमोनिया के क्या हैं, बस। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अमोनिया इन ब्लड चाहे रहने दो तुम लोग, बाकी हम क्लिनिकल नोट्स ब्रेक कर रहे हैं, और उसके बाद जो है ना फिर हम ये पढ़ते हैं। ये हमने करना है एक्वायर्ड हाइपर अमोनिया क्या होता है और इनहेरिटेड क्या होता है, ठीक है। बस ये थोड़ा सा ये हम फिनाइल कैटेनूरिया, मेरे ख्याल में हम इसका मेटाबॉलिज्म तो नहीं करते होते फिनाइल कैटेनूरिया का, लेकिन डिजीजेज हमने ये पढ़नी है सारी, ठीक है। क्लास ब्रेक के बाद बाकी ये करते हैं, ठीक है। तो आफ्टर अ ब्रेक वी विल कंटिन्यू।
class, hello class, we are back finally. BSN, we are back. 34. BSN, Oh, I think I have 40. yes, Lubna, we are back. इधर गिराया ना तूने Alize, please don't talk, bete. मैं किसने के साथ Alize, सबको नहीं लेती अच्छा इसमें हमने फिनाइल एलानीन और टायरोसिन का मेटाबॉलिज्म नहीं करना है, ठीक है। हमने बस ये डिजीजेस करनी है, क्लिनिकल नोट्स जो हैं, ठीक है। जीरो नहीं करना सिर्फ हमने डिजीजेस करनी है। अयान प्लीज डोंट टॉक बेबी। अच्छा जी, वी विल ओनली डू द डिजीजेस, क्लिनिकल नोट्स जो बॉक्सेस में हैं, ठीक है, वो हम करेंगे बस। जैसे कि हाइपर अमोनीमिया है, ठीक है, अगर अमोनिया के लेवल्स बढ़ जाएं तो जाहिर है इट इज कॉल्ड एज हाइपर अमोनीमिया। It is elevated level of ammonia in the blood and it is the main cause of encephalopathy. Symptoms of encephalopathy include the tremors, slurring of speech, blurring of vision. Higher concentrations of ammonia may also lead towards coma and death. There are two types of hyperammonemia, एक acquired होती है और एक इनहेरिटेड होती है, ठीक है। दो टाइप्स हैं हाइपरअमोनीमिया की, एक एक्वायर्ड है और एक इनहेरिटेड है। अब हाइपरअमोनीमिया पे नोट आ सकता है, ठीक है, कोई भी डिजीज 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। जो एक्वायर्ड हाइपरअमोनीमिया है, इट इज कॉज्ड बाय सिरोसिस ऑफ लिवर। देखो अगर आपका लिवर काम नहीं करेगा तो वो अमोनिया को यूरिया में कभी भी चेंज नहीं करेगा। अगर अमोनिया यूरिया में नहीं चेंज होगा तो क्या होगा, बॉडी में अमोनिया के लेवल्स बढ़ जाएंगे और अमोनिया के लेवल्स बढ़ जाएंगे तो इसको हम कहते हैं हाइपरअमोनीमिया। और ये डेंजरस है, हम सबको पता है कि अमोनिया ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है और इंसेफेलोपैथी और जो है कोमा और डेथ की सिचुएशन को कॉज कर सकता है, ठीक है। तो जो एक्वायर्ड हाइपरअमोनीमिया है, दिस इज कॉज्ड बाय सिरोसिस ऑफ लिवर। ऐसे लोगों में होता है कि नेचुरली जिनमें यूरिया साइकिल के एंजाइम तो पूरे हैं लेकिन ये है कि उनका लिवर काम नहीं कर रहा। किसी को अगर लिवर सिरोसिस हो गया, लिवर का कैंसर हो गया है, तो लिवर अमोनिया को यूरिया में चेंज नहीं कर सकेगा, ठीक है जी। तो ये बेसिकली वजह है इसकी, रीजन जो मैं तुम लोगों को शॉर्ट करके बता दी है। इसके बाद इनहेरिटेड है। इनहेरिटेड की वजह ये है कि जो यूरिया साइकिल के एंजाइम, फॉर एग्जांपल पहला एंजाइम जो यूरिया साइकिल का है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज, अगर किसी में वो एब्सेंट है कार्बोमाइल जो है फॉस्फेट सिंथेज, क्या होगा फिर? अगर वो एंजाइम एब्सेंट है तो इसकी वजह से आपका तो जो अमोनिया है वो यूरिया में चेंज नहीं हो सका। लिवर इज फंक्शनल, लिवर बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, लेकिन जो है लिवर बिल्कुल ठीक काम कर रहा है लेकिन जो है आपका जो एंजाइम्स हैं अगर वो एब्सेंट हैं तो इस वजह से क्या होगा कि अगर एंजाइम्स डेफिशिएंट हैं तो इस वजह से क्या होगा कि आपका अमोनिया यूरिया में चेंज नहीं होगा, ठीक है। और अगर अमोनिया यूरिया में नहीं चेंज होगा तो इसका मतलब ये है कि अमोनिया के लेवल्स बॉडी में बढ़ गए हैं। इसका मतलब ये है कि अमोनिया के लेवल्स बॉडी में बढ़ गए हैं। तो दिस इज द रीजन कि कोई भी एंजाइम या पहला एंजाइम या दूसरा एंजाइम, अगर कोई भी एंजाइम यूरिया साइकिल का नहीं है तो यूरिया साइकिल प्रोसीड नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो अमोनिया के लेवल्स बढ़ जाएंगे, इसको हम कहते हैं इनहेरिटेड, कि बाय बर्थ जो है जेनेटिकली यूरिया साइकिल के एंजाइम्स की डेफिशिएंसी है, ठीक है। तो यूरिया साइकिल के एंजाइम्स अगर डेफिशिएंट हैं तो इसका मतलब है अमोनिया इज नॉट चेंजिंग इनटू यूरिया और यूरिया के लेवल्स हमारी बॉडी में इंक्रीज कर रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। 34 मुझे पूरे 30 चाहिए। इसके अलावा जी है हमारे पास, और हमने सिर्फ क्लिनिकल नोट्स करने हैं, जैसे कि फिनाइल कीटोनूरिया लिखा हुआ है। फिनाइल कीटोनूरिया इज अ जेनेटिक डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फिनाइलएलानिन हाइड्रोलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। और इसके 1-2 सिम्टम्स तुम लोग याद कर लो कि इस डिजीज में होता क्या है। अगर फिनाइलएलानिन हाइड्रोलेज एंजाइम ना हो तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि फिनाइलएलानिन जो है वो टायरोसिन नहीं बना सकेगा, ठीक है। और टायरोसिन एक एसेंशियल अमाइनो एसिड है, हम सबको पता है, ठीक है। तो अगर फिनाइलएलानिन जो है बॉडी में टायरोसिन में चेंज नहीं होता और बॉडी में इसकी जो है एक्सेसिव अगर अमाउंट में ये प्रेजेंट हो जाता है तो उससे डिजीज हो रही है फिनाइल कीटोनूरिया, जिसकी वजह से डिक्रीज पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, हेयर एंड आई
और इसके अलावा जो है जी मस्टी बॉडी ऑर्डर, स्वेटिंग, ठीक है, ये सारे जो है ना इसके सिम्टम्स हैं। फेलियर टू वॉक, सीजर्स, ट्रेमर्स, हाइपर एक्टिविटी, ये सारी चीजें हो सकती हैं। क्योंकि हमने मेटाबॉलिज्म नहीं पढ़ा इसलिए हमें ये नहीं पता कभी कि फिनाइलएलानिन हाइड्रोलेज एंजाइम किस चीज़ का एंजाइम है। लेकिन वैसे तुम लोगों को बता रही हूँ कि फिनाइलकीटोनुरिया जो है ये जेनेटिक डिजीज है कि अगर फिनाइलएलानिन हाइड्रोलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए। नॉर्मली ये होता है हमारी बॉडी में कि फिनाइलएलानिन जो है ना वो टायरोसिन बनाता है, ठीक है, फिनाइलएलानिन टायरोसिन बनाता है। लेकिन जब ये बीमारी हो जाएगी, अगर फिनाइलएलानिन हाइड्रोलेज एंजाइम नहीं होगा तो फिनाइलएलानिन टायरोसिन नहीं बनाएगा, बल्कि क्या होगा, फिनाइलएलानिन जो है फिनाइल कीटोन्स बनाने लग जाएगा, ठीक है, कीटोन बॉडीज तो पढ़ा है ना, तो ये कीटोन बॉडीज नहीं फिनाइल कीटोन्स बनाने लग जाता है, ठीक है। तो फिनाइल कीटोन्स की वजह से बॉडी से ऑर्डर वगैरह इस तरह का आने लग जाता है, ठीक है, स्मेल और पिगमेंटेशन जो है ना वो कम हो जाती है, ठीक है, स्किन की, हेयर की, आईज की, ठीक है। तो ये है बेसिकली फिनाइल कैटोनूरिया, इतना ही पता हो अगर तुम लोग को तो बहुत ही है। इसी तरह से इसके अलावा जो है इसकी हम इन्वेस्टिगेशन चाहे रहने दो, तो ब्लड टेस्ट वगैरह हम ज़ाहिर कराएंगे। ट्रीटमेंट में हम ये है कि ज़ाहिर डाइट ऐसी खाएंगे जिसमें फिनाइलएलानिन कम हो ताकि फिनाइल कीटोन्स बॉडी में ज़्यादा ना बन सकें। और एक और चीज़ लिखा हुआ है कि बच्चे जिनको फिनाइल कैटोनूरिया होता है इनको हम फिनाइलएलानिन फ्री डाइट में ऑल्सो, अगर हम इन्हें फिनाइलएलानिन लो डाइट देंगे तो फिर क्या होगा कि इनकी ग्रोथ भी इफेक्ट कर सकती है और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी इफेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है कि अगर फिनाइलएलानिन जो है इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, अगर ये टायरोसिन ना बनाए तो, और ख़ुद भी एसेंशियल अमीनो एसिड है तो ये बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा जी, फिनाइल कैटोनूरिया के बाद जो है ना हमने हमारी डिजीज़ है टायरोसिनोसिस, ठीक है, ये भी एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है। फिनाइलएलानिन पायरुवेट अगर एंजाइम की डेफिशिएंसी, सारे एंजाइमेटिक डेफिशिएंसी की वजह से हैं। फिनाइलएलानिन का मेटाबॉलिज्म हमने नहीं किया क्योंकि हमारे उसमें मेटाबॉलिज्म नहीं है इसमें आउटलाइन में। लेकिन जो है ना डिजीजेस हम कर रहे हैं कि अगर कोई एमसीक्यू में कभी आ जाए, एलकैप्टोनूरिया इसी तरह से है, ठीक है, कि ये भी जो है होमोजेनिस्टिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है, ठीक है। और इसमें जो है ना इम्पोर्टेंट तो मुझे सबसे ज़्यादा जो है ना फिनाइल कैटोनूरिया ही लगता है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक दो दफ़ा आया भी हुआ है पेपर में। तो ये जो डिजीज़ है ना ये मेटाबॉलिज्म हमने ये नहीं करना है, ठीक है, इसका जहाँ तक किया बस वही करना है, यानी कि जो चीज़ मैंने इस चैप्टर में नहीं ना करवाई वो नहीं करनी तुम लोगों ने। लेकिन ये जो बॉक्सेस में डिजीजेज है ना इसको जरा एक बार पढ़ लेना है कि ये डिजीजेज जरा इंपॉर्टेंट है। एल्कैप्टोनूरिया में जैसे होमोजेनिस्टिक एसिड ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है, और इसमें क्या होता है कि होमोजेनिस्टिक एसिड की डेपोजिशन हो जाती है कार्टिलेजेस में और जॉइंट्स वगैरह में, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एल्कैप्टोनूरिया। और इसके सिम्टम्स में डार्कनिंग ऑफ यूरिन भी है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं लेकिन हल्का सा चलो पता होना चाहिए कि जेनेटिक डिजीज़ है, इस एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है। इसी तरह एल्बिनिज्म है, टायरोसिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है, ठीक है, जो कि मेलानिन पिगमेंट भी बनाता है टायरोसिन, जिसकी वजह से क्या होगा कि पेशेंट बिकम्स वाइट, ठीक है, एल्बिनो जो होते हैं, एल्बिनिज्म, ठीक है, अगर जो आपका पिगमेंट है अगर उसकी वही नहीं बनेगा, मेलानिन पिगमेंट नहीं बनेगा तो फिर ये डिजीज़ हो रही है एल्बिनिज्म। ये तो तुम लोग को याद रहेगी, ठीक है, अगर मेलानिन पिगमेंट, बस ये डिजीज़ हैं जो तुम लोगों ने बेसिकली करनी है। मैपल सिरप यूरिन डिजीज भी देख लेते हैं। इट इज इनहेरिटेड डेफिशिएंसी ऑफ ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजनेज, जिसकी वजह से ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। और ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो बॉडी से एक स्वीट सा ऑर्डर आता है जिसको हम मैपल, जो बॉडी से और यूरिन से बेसिकली एक स्मेल सी आती है जिसको हम मैपल सिरप यूरिन कहते हैं। और इसमें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं और डिजीज हैज़ हाई मोर्टेलिटी रेट। तो सिर्फ एक दो दफ़ा तुमने डिजीजेस पढ़ लेनी है कि इसमें ये याद रखना है कि कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है। इसका मेटाबॉलिज्म हम नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जब है ही नहीं उसमें इंक्लूडेड ही नहीं है तुम लोग की यूएचएस की आउटलाइन में, तो फिर हम क्यों करें।
तो इस वजह से मैं चाह रही हूँ कि हम ना ही करें तो बेहतर है। मैंने पता नहीं ना मिल गया मुझे। ठीक है, तो जी ये हमारा बस, जी मैं लुबना बतूल, मैं तुम सबको ये बता रही हूँ कि जितना हमने किया है ना बस वही करना। जो अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म है ना, फिनाइल एलानिन एंड टायरोसिन, ये हमने नहीं करना। ठीक है, फिनाइल एलानिन एंड टायरोसिन का मेटाबॉलिज्म हमने नहीं करना। ठीक है, अच्छा ये अमोनिया टॉक्सिसिटी हमने नहीं किया, ये हम कर लेते हैं। अमोनिया टॉक्सिसिटी वगैरह तुम लोग कर लो, लेकिन जो है ना ये पढ़ लेना एक दफा। लेकिन जो है ना फिनाइल एलानिन का मेटाबॉलिज्म नहीं करना। लेकिन मैंने कहा था बॉक्सेस में जो डिजीजेज है ना, जैसे पीकेयू, फिनाइल कैटोनूरिया वगैरह, ये पढ़ लो एक दफा। पढ़ नहीं लो बल्कि कर ही लो। ठीक है, एक्जिमा रैशेस वगैरह होते हैं, ठीक है, स्किन रैशेस। मैं लिख देती हूँ तुम लोगों को, ठीक है। ढाई एक मोबाइल क्लास आ गई। बोलना हम बस का सटीन बोल ले रहे हैं और तेरा मेरे को बोलना बगैर क्यों बोले।
अच्छा, और कोई तुम लोग के क्वेश्चंस हैं तो बताओ, बाकी मैं तुम लोगों को ना ये मैंने बता दिया है कि ये हमने नहीं करना डिग्रेडेशन वाला ना, डिग्रेडेशन ऑफ कैथेकोलामीन्स मैंने कहा है कि ये हम नहीं करेंगे, ठीक है। मैंने डाल दिए। ओके, डिग्रेडेशन वाला मैंने कहा कि ये हम नहीं करेंगे। तो इसके अलावा जो है ना मैंने कहा डिजीजेस हम थोड़ी सी कर लेंगे, ये फिनाइल कीटोनुरिया वगैरह ना ये हम कर लेंगे, डिजीजेस तुम लोग पढ़ लेना। डिग्रेडेशन नहीं तुम लोगों ने करनी, और मेटाबॉलिज्म जो है ना ये भी नहीं तुम लोगों ने करना। ये जो मेटाबॉलिज्म है ना इसका, मैंने लगा ठीक है, मेटाबॉलिज्म भी हमने जो है ना उसका फिनाइलएलानाइन का वो हमने नहीं करना, ट्रिप्टोफैन का, ठीक है। ये मेटाबॉलिज्म भी हमने नहीं करना, सिर्फ अल्बिनो एल्बिनिज्म वगैरह मैपल सिरप डिजीज क्या होती है, डिजीजेस हम कर लेंगे, ठीक है। वी विल डू द डिजीजेस, ये हम नहीं करेंगे। ओके, पकड़ के रख रख वाली कर देख मैं रुक ऐसे रखने है तो ना तुझे गिरा है मैं तुझे कह रहा बस और जो क्वेश्चंस हैं वो तुम लोग इजीली पूछ सकते हो। ओके, लेके जा रही हूं बाकी नेक्स्ट टाइम फिर हम देखते हैं लिपिड मेटाबॉलिज्म वगैरह हम स्टार्ट करते हैं। तुम लोग की अटेंडेंस ले रही हूँ, एनी क्वेश्चंस यू कैन राइट इन चैट। अभी मैंने बताया कि ये जो डिग्रेडेशन है ना इसकी, हेरा जफर, क्रेटीन की, ये तो हमने करनी है। नहीं, कैथेकोलामाइंस वाला मैंने बताया था कि वो नहीं करना है, लेकिन जो क्रेटीन और क्रेटिनिन वगैरह और जो स्पेशलाइज्ड अमीनो एसिड्स हैं वी विल डू दिस, ठीक है। ओनली जो चीजें हमने नहीं पढ़ी, ठीक है, जरा वही नहीं करेंगे, यानी कि हमने मेटाबॉलिज्म नहीं किया, ये वाली जो इस टाइम स्लाइड तुम लोग को नजर आ रही है, ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म हमने नहीं किया, फिनाइलएलानाइन टायरोसिन मेटाबॉलिज्म जो है हमने वो नहीं किया, इसलिए हम स्किप कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ना हमने ये तो हमने किया, इसके अलावा बाकी सारा ठीक है, यही सिर्फ चीजें हैं जो हमें क्लिनिकल इंपॉर्टेंस यूरिया की, ये हम करेंगे, यूरिया साइकिल भी हम करेंगे। एक चीज जो हमने नहीं की थी, ये नहीं की थी, ये वाली स्लाइड, डिग्रेडेशन कैथेकोलामाइंस, जिसमें ये मोनोऑक्सीडेज वाला है, ठीक है, ये वाली साइड वाला डिग्रेडेशन वाला जो है ना ये हमने नहीं किया, तो ये हम उसमें नहीं करेंगे कोर्स में, ठीक है। इज इट क्लियर नाउ? तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क।
टेकन योर अटेंडेंस। और कोई तुम लोग सवाल कर सकते हो। जी क्लास, आई हैव टेकन योर अटेंडेंस। ठीक है, और इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीक। ठीक है, लेक्चर ओवर, सी यू नेक्स्ट वीक।